बच्चों, आज अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम इसे कंप्लीट भी करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज है इस चैप्टर की लास्ट क्लास एंड आई नो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थक गए हो, तो बिल्कुल आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास से हम फिर से मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर अपनी नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। बट इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि आप सभी लोगों ने फुल सपोर्ट किया और आप अच्छे से हमारे इस ऑनलाइन चीता बैच के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हो और बहुत सारे नए बच्चे इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर आप आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको इस बात की इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हम लोगों का ये ऑनलाइन चीता बैच चल रहा है जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड 2024 की तैयारी बिल्कुल फ्री में, जहां पर आपको पूरे साल कंटेंट मिलेगा। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस मिल रही हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और काफी दूर तक हम आ भी चुके हैं। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ दूर और चलना है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी हमारा साथ दें और इस चैनल के साथ जुड़े और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए कहें। ठीक है, सो बच्चों, आज हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा आउटसोर्सिंग, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ और उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल अप्रेजल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इस पूरे ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही बढ़िया आउटकम हमें देखने को मिला, जो कि किसके फॉर्म में आया? आउटसोर्सिंग की फॉर्म में। आउटसोर्सिंग को अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सपोज करो कि आप अपने घर में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, एक पार्टी, एक फंक्शन आपके घर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जहां पर काफी सारे लोग आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो ऐसे में आप उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। तो उस खाने पीने के इंतजाम को करने के लिए क्या आप खुद बैठेंगे क्या खाना बनाने के लिए, या आप केटरर्स को बुक करेंगे? ऑब्वियसली आप केटरर्स को बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन। वो उस काम में माहिर है, उन्हें पता है कि कितनी गैदरिंग होती है तो उसके हिसाब से कितना मटेरियल इस्तेमाल होता है और किस तरीके से उनको उस चीज को मैनेज करना है, वो ये जानते हैं। तो आपने एक प्रॉपर एजेंसी को इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। सो दिस इज आउटसोर्सिंग। सपोज करिए आपको एक बहुत अच्छी कंपनी चलाते हैं और वहां पर आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो ऐसे में आपने एक सिक्योरिटी एजेंसी को पकड़ा और उसको कहा कि भाई हमें सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए। तो उस एजेंसी ने आपको कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड कर दिए। आप क्यों गए सिक्योरिटी एजेंसी के बाद? किसी को भी लेकर खड़ा कर देते ना बाहर की, ठीक है सिक्योरिटी का काम आपको करना है। आपने क्यों किया? क्योंकि वो पार्टी, वो थर्ड पार्टी उस काम में माहिर है। तो यही है आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट कि जहां पर हमारे बिजनेस की तो होती है दो तरीके की एक्टिविटीज, कुछ कोर एक्टिविटीज और कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो हमारा मेन काम है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है। जैसे कि एक रेस्टोरेंट का काम है फूड सर्विस प्रोवाइड करना, बट हाउसकीपिंग उसका एक सेकेंडरी काम है। तो यहाँ पर जब आप अपनी कोर एक्टिविटी तो खुद करते हो, बट नॉन कोर एक्टिविटीज को आप किसी थर्ड पार्टी को सौंप देते हो, तो उसी चीज को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। आउटसोर्सिंग यानी कि आपने उस सोर्स का इस्तेमाल किया है कहीं बाहर से। ठीक है, ऐसे में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो बहुत सारी कंपनीज अपने टोल फ्री सेंटर सेटअप करते हैं, यानी कि कॉल सेंटर सेटअप करते हैं। तो वहां पर ये जो कॉल सेंटर सेटअप किए जाते हैं, ये भी आउटसोर्सिंग का ही हमारा पार्ट है। तो आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा आउटकम था ग्लोबलाइजेशन का। चलिए देखते हैं जरा। So outsourcing refers to hiring of the regular services by a company from the external sources, यानी कि आप सर्विसेज ले रहे हो किससे? किसी एक्सटर्नल सोर्स से, फ्रॉम द अदर कंट्रीज। आप ये काम अदर कंट्री से भी कर सकते हो। विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड विद इन द कंट्री, जिसको आप पहले अपनी खुद की कंट्री से ही यूज कर रहे थे, अब वही चीज आपने क्या करनी शुरू कर दी है? बाहर की कंट्री से लेनी शुरू कर दी है। एंड इट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और ये बहुत बड़ा आउटकम है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। एग्जाम्पल, हम लीगल एडवाइस लेते हैं, मैनेजमेंट कराते हैं, तो ये सारे हमारे आउटसोर्सिंग के ही पार्ट है। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। क्यों? क्या कारण है कि आउटसोर्सिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इतना ज्यादा लोग आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका पहला रीजन है ग्रोथ ऑफ द फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ पे आजकल कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है कि इतनी जल्दी जल्दी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और आइडियाज ट्रांसफर किए जाते हैं कि बहुत आसान हो जाता है लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो आईटी सेक्टर ने तो हमारे ये काम और भी आसान कर दिया है। तो इसकी वजह से आउटसोर्सिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है।
दूसरा कारण है कि वही सर्विसेज हमारी डिजिटलाइज हो गई है एंड ट्रांसमिटेड इन द रियल टाइम ओवर द नेशनल बाउंड्रीज। ये आजकल जो सोशल मीडिया इतना बढ़ रहा है कि हम अपने घर बैठे ही पूरे देश की खबर जान लेते हैं, पूरे देश में क्या हो रहा है, लोगों के इवन कुछ घरों में क्या हो रहा है हमें ये भी पता चल रहा है ना। तो बहुत ज्यादा ये जो डिजिटलाइजेशन हो चुका है और ये जो नेशनल बाउंड्रीज तक की इंफॉर्मेशन हमें घर बैठे ही मिल जाती है, तो ये भी कारण है कि आज के टाइम पे आउटसोर्सिंग इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस हैं जिसके अंदर आप इंटरनेट की हेल्प से, ऑडियो विजुअल्स की हेल्प से, टेक्स्ट की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर पा रहे हो। ठीक है, सो आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कम्युनिकेशन के मोड्स हैं आजकल वो बहुत ज्यादा फास्ट हैं, सर्विसेज डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं, मोर इवन जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है वो आप पूरे नेशन में ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि हमारे पास कुछ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशंस अवेलेबल है। अब इंडिया को आउटसोर्सिंग का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास दो चीजें हैं। इंडिया के पास है मैन पावर, और वो मैन पावर उसके पास अवेलेबल है एट द लोअर रेट। तो इसलिए रिफॉर्म्स के बाद इंडिया को फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन माना गया। मींस कि अगर फॉरेन कंट्रीज को लेबर की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, तो हमारे यहाँ पर वो मैन पावर अवेलेबल है। मींस हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है और वो भी सस्ते में। सस्ती मजबूत टिकाऊ मैन पावर अगर आपको चाहिए तो भैया वो इंडिया में ही आपको मिल सकती है। तो इसलिए ये दो जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि क्यों इंडिया एक फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन रहा था। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज थी जो इंडिया के अंदर दी जाती थी यानी कि आउटसोर्स की जाती थी? बीपीओ की सर्विसेज, अकाउंटेंसी की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज थी, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, ये सारी चीजें इंडिया में आउटसोर्स की जाती हैं। क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें आउटसोर्स से? पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही हो रहा है। भाई हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग की वजह से लोगों को काम मिल रहा है, बहुत सारी अदर कंट्रीज से हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लोग पैसा भी कमाएंगे, तो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है। प्लस जब हम बाहर के देशों को अपनी सर्विसेज देंगे तो उनसे हमें पैसा भी मिलेगा, तो जो पैसा मिलेगा वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में मिलेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बढ़ रहे थे। तो ये तीन फायदे हमें मिल रहे थे आउटसोर्सिंग की वजह से। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन गया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होने लगे। बट इस आउटसोर्सिंग का ऑपोजिशन किया कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने। क्यों? उन्हें ऐसा लगा कि क्योंकि बाहर से सस्ते में यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज से सस्ते में अच्छी मैन पावर मिल रही थी, तो उनके डोमेस्टिक वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब उनको ये लग रहा था कि उनके डोमेस्टिक वर्कर्स को अब काम नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी जॉब्स जा रही थी। जो कौन से वर्कर्स को जा रही थी? डेवलपिंग कंट्रीज के वर्कर्स को जा रही थी। लो स्किल्ड डोमेस्टिक वर्कर्स जो थे, मतलब जिन वर्कर्स में थोड़े स्किल्स कम थे, उनको जॉब्स फाइंड आउट करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज हो रही थी। जो हाई स्किल्ड वर्कर्स थे उनको भी कम पैसों में काम करना पड़ रहा था, तो हाई स्किल वर्कर्स और लो स्किल वर्कर्स में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया था। तो इन सभी रीजंस की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो आउटसोर्सिंग का अपोजिशन कर रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके यहाँ पे लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सो ये था हमारा आउटसोर्सिंग जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आया। सो ये था आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम कुछ रेगुलर सर्विसेज को हायर कर लेते हैं किसी अदर कंट्री से जो स्पेशलिस्ट होती है उस काम को करने के लिए। ठीक है, सो उसके कुछ बेनिफिट्स थे, तो उसके कुछ हमें नुकसान भी हमें देखने को मिले। अब इसके बाद हमें पढ़ना है थोड़ा सा WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मींस WTO के बारे में। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो ये कब बनाया गया? फाउंडेशन हुआ था 1995 में। बट क्या सीधे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था? नहीं, उससे पहले हमारे पास था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सो 1948 में 23 कंट्रीज के साथ जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उसको एस्टैब्लिश किया गया। क्या रीजन था हमारा उसको एस्टैब्लिश करने के पीछे? हमें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना था। हमने यहाँ से हटा दिए थे कुछ टैरिफ्स वगैरह, कुछ कोटा सिस्टम, इन सब चीजों को हटाया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। तो इसी के साथ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को एस्टैब्लिश किया गया। बट उसके बाद कुछ बदलाव करने के बाद हमने 1995 में उसको कन्वर्ट कर दिया था किसके अंदर? WTO के अंदर। और यू कैन से WTO इज द सक्सेसर ऑफ गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का, विच मीन्स कि जैसे फादर के बाद सन संभालते हैं किसी कुर्सी को, तो उसी तरीके से इसके बाद WTO ने उस कुर्सी को संभाला। ठीक, अब एम क्या था WTO के पीछे? तो पहला एम या फंक्शन आप कह सकते हो कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, चाहे वो गुड्स का था चाहे वो सर्विसेज का था।
दूसरा, हमें अपने वर्ल्ड के रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबली यूज करना था, मींस हमें करना था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तीसरा, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस थी कि किस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है। फोर्थ, हम एक रूल बेस्ड ट्रेड रिजाइम यहाँ पर सेट करना चाहते थे कि जितने भी कंट्रीज हैं वो ट्रेड करें, बट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए करें, और वो रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए यूनिफॉर्म यानी कि सेम होने चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की हेल्प कर रहे थे, कैसे? ट्रेड बैरियर्स को हटाकर। देन ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल द मेंबर कंट्रीज, उसके अलावा जितने भी मेंबर कंट्रीज हमारे पास आती थी, हम चाहते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स मिले, मींस कि इंटरनेशनली जितनी मार्केट्स है हर कोई इस इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ कर सके। तो ये ओवरऑल हमारा एम था कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना था, ट्रेड बैरियर्स को हटा के इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना था। हम चाहते थे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में हर कंट्री जा सके, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो सके हमारी कंट्री के अंदर, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कुछ ये हमारे मेन एम थे डब्ल्यूटीओ को एस्टैब्लिश करने के पीछे। अब बात आती है कि हम डब्ल्यूटीओ के बारे में इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ और इंडिया का कुछ रिलेशनशिप है। तो चलिए जरा पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज होती हैं। जो डब्ल्यूटीओ है इसकी कुछ मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया उसमें से एक मेंबर है। तो एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में। और वो रोल्स क्या थे? सबसे पहला, इन फ्रेमिंग द ग्लोबल रूल्स। तो जो रूल्स बनाए गए हैं ग्लोबली ट्रेड करने के लिए, उसमें इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। दूसरा, रेगुलेशन और सेफगार्डिंग, मींस इंटरनेशनल ट्रेड को करते हुए कुछ रेगुलेशंस की जरूरत है, कुछ सेफगार्ड्स करने की जरूरत है, तो उस चीज के अंदर भी इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, इट एडवोकेट्स द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, विच मीन्स कि हमारा जो वर्ल्ड डेवलप कर रहा है उसको डेवलप करने के पीछे भी हमारा जो इंडिया है, वो काम कर रहा है अपने वर्ल्ड को डेवलप करने के पीछे। तो ये तीन रोल्स हैं जो हमारा इंडिया प्ले कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, कि रूल्स बनाने में मदद कर रहा है, सेफगार्ड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, और वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए ही वो बहुत सारे और भी रोल्स प्ले कर रहा है। ठीक है, सो इंडिया ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। तो जैसे कि डब्ल्यूटीओ ने कहा कि आपको ट्रेड बैरियर्स हटाने होंगे, तो इंडिया लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड को लेकर आए। उसके साथ उन्होंने अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थे और जो हमारे कोटास थे यानी कि जो टैरिफ्स थे उन्होंने हटाया उसको इंपोर्ट्स के ऊपर, जिससे कि जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ सके। तो इंडिया पूरी तरीके से डब्ल्यूटीओ का साथ दे रहा था इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स ने इंडिया के यूजफुलनेस के ऊपर, कि एज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ आपके यूजफुलनेस के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मतलब वो उसके ऊपर शक कर रहे थे। क्यों? उन्होंने कुछ हमारे सामने कुछ पॉइंट्स रखे, जैसे कि अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग द डेवलप्ड नेशन। उन्होंने कहा कि आपने लिबरलाइजेशन किया, आपने ग्लोबलाइजेशन किया, बट क्या ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के साथ ही किया जाता है? सो व्हाट अबाउट द डेवलपिंग वंस? जो कंट्रीज डेवलपिंग की सिचुएशन में है उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ तो कोई ट्रेड नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो तो सिर्फ डेवलप्ड नेशन के साथ ही किया जा रहा है, तो फिर क्या फायदा? दूसरा, developing countries feel cheated as they are forced to open their markets for the developed countries and are not allowed to access to the market of developed countries। उनको ऐसा लगा कि उनके साथ तो धोखा हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को लगा कि उनके साथ तो धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहा गया कि आप अपने मार्केट्स को तो ओपन कर दो, डेवलप्ड नेशंस आएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज आएंगी और अपने प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में बेचना शुरू करेंगी, बट वहीं पर आप उनकी मार्केट में नहीं जा सकते अपने सामान को बेचने के लिए। तो ये तो धोखा है ना। लिबरलाइजेशन हुआ है तो हर तरीके से होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो हर तरीके से होना चाहिए। अगर डेवलप्ड नेशंस को अलाउड है पूरी तरीके से ट्रेड करना, तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को भी तो अलाउड होना चाहिए। तो स्कॉलर्स ने ये कुछ पॉइंट्स रखे जिसमें उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, बट हमें तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फायदा अभी भी सिर्फ डेवलप्ड नेशंस का दिख रहा है। तो इस तरीके से कुछ उन्होंने पॉइंट सामने रखे। तो इस तरीके से डब्ल्यूटीओ और इंडिया का कुछ एक रिलेशनशिप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब बस हमें पढ़ना है द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एलपीजी, यानी कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, इसकी वजह से क्या कंक्लूजन निकला। सो बच्चों अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड अप्रेजल, व्हिच मींस कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है इस रिफॉर्म के टाइम पर, मींस जब ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो गए थे तो उसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, बेसिकली यहाँ पर हम उसी का एक अप्रेजल पढ़ने वाले हैं। और अप्रेजल को पढ़ने के लिए यानी कि उसको इवेलुएट करने के लिए हम पढ़ेंगे उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स
इफेक्ट्स की। तो अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले बात मुझे करनी होगी अपनी कंट्री की जीडीपी की। तो हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, अब जीडीपी का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाले जितने भी गुड्स है उनकी मार्केट वैल्यू को हम यहाँ पर जीडीपी कहते हैं। बेसिकली आपके कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाला टोटल आउटपुट जो आपकी कंट्री को इनकम जनरेट करके देगा। तो अगर मैं ग्रोथ ऑफ जीडीपी की बात करूं सो यस, यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि हमारी जो जीडीपी थी वो इंक्रीज हुई थी। ये जीडीपी 1981 टू 1991 1980 टू 1991 में 5.6% थी, जो 2007 से 2012 में बढ़कर 8.2 तक हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हमें मिला कि हमारी जो जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ था वो इंक्रीज हो चुका था। तो ये हमारा पहला पॉजिटिव पॉइंट था। किसके बारे में? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। सेकेंड, ये जो ग्रोथ थी भाई, अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और अब चैप्टर नंबर 3 भी, तो ज्यादातर हम यही देख रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा डोमिनेंस में रहा और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बट कहीं ना कहीं जब ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए तो सर्विसेज बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़कर हमें देखने को मिली कि जो सर्विसेज का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है, विच मीन्स कि जो आप कह रहे हो ना कि जीडीपी का ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ है, वो सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ है कि सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि जो हम बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहे थे, हमने अलाउड कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे यहाँ पर आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हमें इंक्रीज होती हुई दिखी। उसके जब हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो वहां पर हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लगातार फॉल हो रहे थे, बट रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ चुके थे और इंडिया को कहा गया कि वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर है। मतलब कहा हम कह रहे थे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉल हो रहे हैं, वो सिर्फ 2 ही हफ्ते तक इंपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा था। लेकिन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के बाद हम जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लार्जेस्ट होल्डर बन चुके थे। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हमें ये देखने को मिला। हम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन चुके थे कुछ प्रोडक्ट्स में, लाइक ऑटो पार्ट्स के अंदर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, हमारे टेक्सटाइल्स के अंदर और उसके अलावा आईटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम बहुत अच्छे एक्सपोर्टर बनकर सामने आए। उसके अलावा जो बढ़ती हुई प्राइस थी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये हमें कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिले, जहां पर हमने पढ़ा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा। कहां से बढ़ा? मेनली वो सर्विस सेक्टर से बढ़ता हुआ दिख रहा था। हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस कि फॉरेन कैपिटल को हम अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहे। हम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर भी बन चुके थे कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ चुके थे और बढ़ती हुई प्राइस को हम कंट्रोल कर पा रहे थे। तो ये थे पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब चलते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स की तरफ। अब अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करूं तो भाई यह मामला मुझे कुछ गंभीर होता हुआ नजर आया, क्योंकि इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले, उससे ज्यादा हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा जो सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर की तरफ से, या कुछ पैसों की कमी कह लो, कुछ हमारी पॉलिसी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, उस वजह से इस पॉलिसी के हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी फेस करने पड़े। तो पहला उसके अंदर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, आपने जो रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में इंप्लीमेंट करे वहां आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे थे, वहां पर भी कुछ कमियां निकली। डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं और फिस्कल रिफॉर्म्स की वजह से भी। मींस अगर हम देखें तो नेगेटिव इफेक्ट्स हमें तीनों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, लिबरलाइजेशन से भी हैं, प्राइवेटाइजेशन से भी हैं और ग्लोबलाइजेशन से भी है। तो थोड़ा डिटेल में इन पांचों नेगेटिव इफेक्ट्स को अब हम पढ़ लेते हैं। सो बच्चों, अगर सबसे पहले हम नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करें कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से रिफॉर्म्स ने नेगेटिव इफेक्ट शो किया, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने अभी पॉजिटिव इफेक्ट्स में ये पढ़ा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ा है। बट जीडीपी का ये जो ग्रोथ रेट बढ़ा है ये किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट नहीं कर पाया। हमारे कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि ये जो रिफॉर्म्स की वजह से आपको ग्रोथ देखने को मिली है, ये ग्रोथ किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ वो सिर्फ सर्विस सेक्टर में जनरेट हुआ।
इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर हमें ना तो किसी तरीके का कोई ग्रोथ रेट बढ़ता हुआ दिखा, ना ही हमें ऐसा दिखा कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो पा रही हूं। तो ऐसे में क्या सिर्फ सर्विस सेक्टर ही हमारे यहाँ पे जितने भी जॉब सीकर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता था? नहीं। तो आप कह रहे हो कि ग्रोथ हुई है, बिल्कुल ग्रोथ हुई है, बट इस ग्रोथ को नाम दिया गया जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि आपका डेवलपमेंट तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, बट वो किसी को काम नहीं दिलवा पा रही, और जब काम नहीं दिलवा पा रही तो पैसा कैसे कमाया जाएगा? सिर्फ एक सर्विस सेक्टर के बढ़ जाने की वजह से हम ग्रोथ नहीं कह सकते अपनी कंट्री की। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि ग्रोथ हुआ बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को वो जनरेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो पहला नेगेटिव इफेक्ट तो हमारा यही रहा। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपने एग्रीकल्चर एरियाज में कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे, बट एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था वो लगातार डिक्लाइन हुआ। आपने कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करे एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, बट उस रिफॉर्म से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन हमारा जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो फॉल हुआ। क्यों? सबसे पहला कारण रहा उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर का फॉल हो जाना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो हमारी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही थी, उन्होंने वहां से अपना हाथ खींच लिया था। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, पावर सप्लाई देना, रोड्स बनवाना, मार्केट प्रोवाइड कराना, इन सभी चीजों पर गवर्नमेंट जो पहले पैसा खर्च कर रही थी उन्होंने उस पैसे को खर्च करना कम कर दिया था। दूसरा कारण ये रहा कि बहुत सारी जो पॉलिसी चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज फॉल हो चुकी थी, उसके अलावा आपने एमएसपी को रिमूव कर दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सभी जानते होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कि एक प्राइस फिक्स कर देती है गवर्नमेंट कि आपको आपकी फसलों का इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म कर दिया गया, आपने कोटा सिस्टम हटा दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ गया, जिसको हमारे छोटे छोटे फार्मर्स फेस नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि आपने अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करी जिसके अंदर आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाई, आपने कोटा सिस्टम हटाया, आपने हमारी एमएसपी हमसे छीन ली, जिसकी वजह से जो कंपटीशन था हमारे फार्मर्स उसको फेस नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा आपको याद होगा कि सब्सिडीज दी जा रही थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, उन सब्सिडीज को भी हटा दिया गया था बाद में रिफॉर्म पीरियड के अंदर, तो जिससे कि हमारे फार्मर्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाने की वजह से हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे अब वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लिए फर्टिलाइजर्स खरीदना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पैसा खर्च करके उन फर्टिलाइजर्स को या HYV सीड्स को वो खरीद सके। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज चलाई। इसमें उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोड्यूस करना है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। अब जब एक्सपोर्ट पर्पस के लिए सामान बनाने की बात आई तो फूड ग्रेन से हम लोग फिर से शिफ्ट हुए कैश क्रॉप्स की तरफ। अब जब आप अपने यहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं बनाओगे, मतलब कम बनाओगे, कैश क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो उससे क्या होगा, आप देखोगे कि सप्लाई, आप देखोगे कि जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब जैसे कि अभी देख ही रहे होंगे कि ये जो बारिश आ रही है, मॉनसून का पीरियड चल रहा है, तो ऐसे में फसलें खराब हो जाती हैं, और जब फसलें खराब हो जाती है मतलब मीन्स वही कि सप्लाई कम होगी, तो सप्लाई कम होते क्या हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती है। यहाँ टमाटर 20 रुपए किलो का टमाटर आज 80 और 100 रुपए किलो में भी बिक रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो 200 रुपए किलो भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें यही शो कर रही थी कि जो बड़े बड़े फार्मर्स थे वो तो इसको सरवाइव कर पा रहे थे इस तरीके की चीजों को, बट हमारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो था वो इस चीजों में सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिला कि ग्रोथ रेट तो डिक्लाइन हुई। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कम हुए गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि कह सकते हो सपोर्ट कम हो चुका था। आपने कुछ पॉलिसी चेंजेस करी जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बढ़ा, आपने फर्टिलाइजर्स के ऊपर से सब्सिडी हटा दी तो कॉस्ट बढ़ने लग गई फार्मर्स के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी आपने स्टार्ट करी जिसकी वजह से वो लोग अपने यहाँ पे फूड ग्रेन्स नहीं बना रहे थे, जिससे फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की कि आपने इंडस्ट्रीज के एरिया में भी कुछ रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए थे, बट इंडस्ट्रीज में भी कोई खास हमें ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिली। इवन हमें देखने को मिला कि इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट था वो स्लो पेस के साथ चल रहा था, यानी कि उसकी जो गति थी वो धीमी हो गई थी, जो स्पीड थी वो स्लो हो गई थी। क्यों? चलिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द चीपर इंपोर्ट्स। तो सबसे पहला कारण हम ये देखते हैं कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्यों?
क्योंकि सस्ते में इंपोर्ट हो रहा था, बाहर का जो सामान था वो सस्ते में आ रहा था क्योंकि आपने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब हटा दी थी। दूसरा, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी थी। भाई अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उनको पावर सप्लाई वगैरह चाहिए, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इनएडिक्वेट थी, नहीं प्रोवाइड हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तीसरा कारण बना कि तीसरा रीजन बना, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल डजंट हैव एन एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। अब क्या हुआ कि हमारी कंट्री में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमने सबसे पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाई, हमने कोटा सिस्टम हटा दिया, हमने टैरिफ्स रिड्यूस कर दिए। अब इससे क्या हुआ, हमने अपनी इंडियन मार्केट्स को तो फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन, आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे अपना सामान बेचकर जा सकते हो, बट बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने हमें अलाउड ही नहीं किया कि हम उनकी कंट्री में जाकर सामान को बेच सके। यूएसए उसी का एक एग्जांपल निकलकर सामने आता है कि यूएसए ने अपनी मार्केट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ओपन अप नहीं किया, उन्होंने कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को नहीं हटाया, जिसकी वजह से ये प्रेशर किसके ऊपर आया, ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, कि हमारी मार्केट में आकर वो सामान कर जा रहे हैं, बट हम अपनी मार्केट से भी हाथ धो रहे हैं और उधर भी हमें कुछ बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं बढ़ पाया। तो ये तीन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली यहाँ पर। पहला कि चीपर इंपोर्ट्स आ जाने की वजह से डोमेस्टिक हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो हमें एंटर करना अलाउड नहीं कर रही थी अपनी मार्केट्स के अंदर, जिससे हमारे लिए जो एक मार्केट बेस है वो कम हो चुका था। तीसरा कारण कि हमारे पास रिक्वायर्ड फैसिलिटीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी कि हम अपने आप को ग्रो कर पाते। ठीक है, तो ये हाल रहा हमारा इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेल द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। मींस कि जहां पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जहां पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपनी इक्विटी यानी कि अपनी ऑनरशिप का कुछ पार्ट किसको बेच देती हैं? प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है। तो ऐसे में क्या हुआ उस टाइम पे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो एसेट्स थे उनको अंडर वैल्यू किया गया। मींस अगर कोई एसेट है अगर 10,000 का तो उसकी वैल्यूएशन 8,000 लिखी जा रही है, 7,000 लिखी जा रही है, और इसी वैल्यू पर फिर उसे प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो क्या ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए नुकसान नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी गवर्नमेंट को लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू पर हमारे एसेट्स बेचे जा रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। उसके अलावा हमारे पास जो पैसा आ भी रहा था डिसइन्वेस्टमेंट से, हम उस पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे थे? कि हमारे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज थे जो कम पड़ रहे थे एक्सपेंडिचर को करने के लिए। स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि हमारे खर्चे ज्यादा थे और हम रेवेन्यूज कम अर्न कर पा रहे थे, तो अपने उस रेवेन्यूज की भरपाई करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर अपने उन खर्चों की भरपाई करने के लिए बेसिकली हम इस प्रोसीड का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब कि पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। अगर हम अपना कोई एसेट बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे ना, उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे और उस बिजनेस को बढ़ाएंगे। बट यहाँ पैसा आया, बट पैसा आया कंजप्शन पर्पस के लिए। मतलब हमारे पहले ही इतने खर्चे थे कि हम उसे ही पूरा करते रह गए, हम डेवलपमेंट के लिए या अपने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट का ये इफेक्ट रहा। पहला कि लॉस हुआ हमारी गवर्नमेंट को क्योंकि सस्ते में हमारे एसेट्स बेचे गए। फिर जो पैसा आया भी तो वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो हमारे कंजप्शन नीड्स को पूरा करने के लिए ही इस्तेमाल हो पा रहा था। ठीक है, सो अब बात करते हैं अपने फिफ्थ नेगेटिव इफेक्ट की, जो था हमारा फिस्कल रिफॉर्म। हमने कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स और कुछ फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी कुछ चेंजेस किए थे, अब उसकी वजह से भी हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले। अब यहाँ पर जो मेन जो आपको लगेगा कि फोकस है वो लगेगा टैक्स के ऊपर, कि हम चाहते थे कि हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो। हमने जितने भी पॉलिसीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करी, जितने भी हम रिफॉर्म लेकर आए फिस्कल पॉलिसी के अंदर, उसके पीछे हमारा मेन एम यही था कि हम अपने टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करना चाहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही टैक्स है। बट जो हमने सोचा था ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले देखिए जरा, द टैक्स रिडक्शन एम्ड एट यील्डिंग द लार्जर रेवेन्यू एंड टू कर्ब द इवेशन। अगर हम फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करें तो वहां पर हमने टैक्स रेट रिड्यूस करे थे, जिसके पीछे हमारा मेन मोटिव ये था कि टैक्स रेट कम देखते हुए लोग जो टैक्स की चोरी है वो कम करेंगे, क्योंकि टैक्स इवेशन हो ही इसलिए रहा था क्योंकि हाई रेट ऑफ टैक्सेस थे।
तो हमने टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए, बट उसके बाद भी हमें ऐसा नहीं दिखा कि बहुत ज्यादा जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा हो टैक्स की तरफ से। तो ऐसा कोई खास हमें वहां पे चेंज देखने को नहीं मिला कि बहुत ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो गए हो। टैरिफ्स रिडक्शन, अब टैरिफ्स आपने रिड्यूस कर दिए, तो इससे आपने गवर्नमेंट के लिए एक और रास्ता बंद कर दिया कि वो अपने टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते कस्टम ड्यूटीज से। आपने ऑलरेडी सारी ड्यूटीज हटा दी थी, तो अब उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था टैक्स रेवेन्यूज अर्न करने का। तीसरा, आप टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि आपको फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी थी, तो आपने उनको कुछ टैक्स इंसेंटिव्स देने स्टार्ट करे। तो इसने एक और काम कर दिया, गवर्नमेंट ने जो तीसरा रास्ता ढूंढा वो तीसरा रास्ता भी उसके लिए बंद हो गया कि वहां से भी कुछ टैक्स रेवेन्यूज आ सकते हो। तो मींस आपने जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पर इंप्लीमेंट किए फिस्कल पॉलिसी के अंदर, उसके पीछे एम तो था टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज करने का, बट तीनों से ही ये देखने को मिला कि जो टैक्स रेवेन्यूज थे उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, सो ये थे हमारे 5 नेगेटिव इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इंप्लीमेंटेशन के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज के कुछ अच्छाई और कुछ बुराई लेकर आती ही है, बट हमें पॉजिटिव चीजों को ज्यादा देखना चाहिए कि अगर हम ये नहीं भी करते तो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने को नहीं मिलते। कोई बात नहीं, धीरे ही सही, लेकिन ग्रोथ तो जरूर होगी। तो यहाँ पर हमने अपना पूरा एलपीजी पॉलिसी का क्रिटिकल अप्रेजल भी देख लिया है। बस एक टॉपिक और है हमारे पास यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो इसका भी थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं कि इन रिफॉर्म्स का हमारे वेलफेयर मींस जो हमारे कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनकी वेलबींग और सोशल जस्टिस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहला पॉइंट तो ये कहता है दैट द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंसंट्रेटेड ओनली इन सम सिलेक्ट एरियाज, और वो एरिया कौन सा था? सर्विस सेक्टर। ये बात तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गई जब हम यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ने ही चले थे, तो पहले पॉइंट में ये बात कह दी गई थी कि सर्विस सेक्टर ही ऐसा था जो इस टाइम पे रिफॉर्म पीरियड के अंदर हमें बढ़ता हुआ दिखा, और जब वो सेक्टर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ उसी सेक्टर से बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो उन्होंने यही बोला कि जो ग्रोथ दिख रही थी, जो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी क्रिएट होती हुई, वो दिख रहा था कि एक ही सेक्टर को फोकस कर रही है, जहां पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत पुराने टाइम से लोगों के जीने का सहारा रहे हैं, इवन एग्रीकल्चर तो रहा ही है, वहां हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली, वहां हमें कोई अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिली। सर्विस सेक्टर के अंदर ही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट, वाइपिंग आउट ऑफ द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड द रिटेल आउटलेट्स ड्यू टू द चीप इंपोर्ट्स। अब इंडस्ट्री के अंदर हम वही बात कर रहे थे कि इंपोर्ट्स जो थे वो सस्ते हो चुके थे, और इंपोर्ट्स के सस्ते हो जाने की वजह से जो छोटे छोटे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो रिटेल आउटलेट्स चला रहे थे लोग, उनके लिए बहुत परेशानी हो रही थी उस कंपटीशन को फेस करने में। तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे थे, अपनी दुकानें बंद करके जा रहे थे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सो इट एडवर्सली अफेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर इनकम ड्यू टू द रिमूवल ऑफ सब्सिडीज एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। आपने सब्सिडीज हटा दी, आपने फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज हटा दी, आपने इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे पड़ा कि वहां पर हमारे फार्मर्स उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे थे। भाई उनके खुद के पास ही पैसा नहीं था, ऊपर से आपने सब्सिडी हटा के उनके ऊपर एक और बर्डन डाल दिया था, तो ऐसे में हमारा जो फार्मर था वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा था इस कंडीशन के अंदर। फोर्थ पॉइंट, द राइज इन फूड ग्रेन प्राइस ड्यू टू द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अभी हमने पढ़ा ना कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज की वजह से हम फूड क्रॉप से हम कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स की प्राइसेस बढ़ने लगी थी। यहाँ पर ये मेन पॉइंट निकल कर आता है कि भाई फूड ग्रेन्स भी हमारे क्या हो गए थे, महंगे हो गए। फिफ्थ, आप ग्लोबलाइजेशन लेकर आए कि हम मेलजोल बढ़ाएं अपनी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज भी आई। हमने आउटसोर्सिंग में भी बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी थी कि स्किल्ड और एक हायर स्किल्ड और एक लोअर स्किल्ड मैन पावर में डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है वो इनइक्वालिटीज को डेवलप कर रहा था। ठीक है, सो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म ऑन वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। तो बच्चों आज इसी के साथ हमने अपना ये वाला चैप्टर किया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि भैया मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, कमांड तो दे नहीं सकती है ना। तो बच्चे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट मैक्रो पे बढ़ने से पहले एक बार आप एक दिन निकालकर इस चैप्टर को एक बार पूरा दोबारा से देखिए। आप वही 1.5x या 1.75x पे जिस पे भी आप देखते हो उस पे करके आप सारी वीडियोस को एक बार देख लो, आप अपने सारे एपिसोड्स को दोबारा से रिवाइज कर लो
क्योंकि हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो सीरीज है उसका आज आखिरी एपिसोड था जो हमने खत्म कर दिया है। तो प्लीज आप इस सीरीज को एक बार दोबारा देख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए और इसके स्टोरी को एक बार आंख बंद करके आप अपना रिवाइज जरूर कीजिएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ, ठीक है। सो बच्चों, जो कहा है उसे कर लीजिएगा, फायदा आप ही का है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।